हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के पाठ क्रमांक 1 हे मातृभूमि इस कविता का सुर लय से वाचन करेंगे और सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। इस कविता के कवि स्वर्गीय श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। इस महान शख्सियत के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। ये भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी हैं। बहुभाषाविद का अर्थ होता है जिसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो। 11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस महान क्रांतिकारी और उच्च कोटि के साहित्यकार का जन्म हुआ। बिस्मिल के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जो आज भी देश के लोगों के ज़ुबान पर रहती है। इसके अलावा मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गीत का भी इन्होंने निर्माण किया जिसे आगे जाके भगत सिंह ने इसमें कुछ अन्य पंक्तियों को जोड़ा। आज भी देशभक्ति से ओतप्रोत इन कविताओं और शायरियों को लोग गुनगुनाते हैं। इस क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद भगत सिंह के साथ जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पार्टी के साथ इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही क्रांति के पथ पर चलने वाले इस महान व्यक्ति ने अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए धन एकत्र करने हेतु काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकारी खजाने को लूटने के जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को फांसी का आदेश दे दिया गया। 19 दिसंबर 1927 इस दिन इन महान क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन महान क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। अब इस कविता का हम सुरले से वाचन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत हो मेरा तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इसी प्रकार आप भी इस कविता का सुरलय से वाचन करिए। अब हम कविता के प्रथम पद का सरल अर्थों में अध्ययन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपने भक्ति की भेंट आपको अर्पित करता हूँ। कवि ने मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा जाहिर की है।
कविता का दूसरा पद। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पद का सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मातृभूमि भारत माता कवि की मस्तक पर चंदन के समान शुभ, सुगंधित एवं शीतल है और छाती पर माला के समान सुशोभित है। कवि की जीवा अथवा जीभ पर मातृभूमि के गीत और भारत माता का ही नाम है। इसके अलावा वह कोई अन्य नाम नहीं सुनना चाहते हैं। कविता का तीसरा पद। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भारत माता, आप पवित्र और महान हो। इसका कारण यह है कि आपकी भूमि पर श्री राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे कई सुपुत्रों ने जन्म लिया, जिससे धर्म की स्थापना हुई और मानव जाति का कल्याण हुआ। इसलिए कवि इस पावन भूमि की धूल को हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहता है। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर माई का अर्थ है माँ, पद का अर्थ है पैर, रज का अर्थ है धूल। कवि अपनी भारत माता को माँ कहकर संबोधित करता है। कवि कहता है कि हे माँ, जिसके चरण को नित्य समुद्र धोकर प्रणाम करता है, उन चरणों को वह छू करके उनकी सेवा करना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए वह कहता है कि वह भी उन्हीं चरणों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। उन चरणों को दबाकर वो उनके सारे कष्ट को दूर करना चाहता है। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सारे भेदभाव को मिटाकर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे कानों में केवल तुम्हारा ही पावन नाम सुनाई पड़े। इस प्रकार से वे हमें भी संदेश देते हैं कि हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले देश के लिए सब कुछ करे, किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, आपस में ना लड़ते हुए उसे पहले देश को महत्व देना चाहिए, उसके बाद वह अपने निज कार्यों को उसे करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, जब तक जीवन रहे तब तक मैं तुम्हारे ही काम आता रहूं, तुम्हारा ही मंत्र गाता रहूं। मेरा तन और मन तुम पर ही निछावर हो, यही मेरी लालसा है, यही मेरी इच्छा है। वे कहते हैं जिस प्रकार एक भक्त के लिए ईश्वर से ज़्यादा प्रमुख कोई नहीं है, उसी प्रकार एक देशभक्त के लिए उसके देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, और वह अपने देश के ही नाम का मंत्र जाप करना चाहता है। इस प्रकार इस कविता का अंतिम पद यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों, आपने पूरी कविता के भावार्थ को सरल अर्थों में सुना, तो आइए हम इस कविता से मिलने वाली सीख को एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत रचना एक कवि ने नहीं बल्कि एक देशभक्त ने लिखी है, और वह अपने आप को पूरी तरह देश के लिए समर्पित कर चुका है, और वह यह चाहता है कि अन्य भारतवासी भी इस तरह से सर्वप्रथम देश को ही आगे रखें। कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े।
देश की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता सेनानी के समान अन्याय के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। यह कार्य केवल हमारे देश के प्रमुख नेताओं, पुलिस अधिकारियों तथा सैनिकों का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस परिसर में हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करें। हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम देश को महत्व देना चाहिए। हमें कभी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है और यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपना सर्वस्व अपने देश हित के लिए अर्पण कर दे और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। तो कभी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि कभी भी हमारे देश पर कोई संकट आए तो हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर पहले अपने देश की आज़ादी के लिए, देश के कष्टों को दूर करने के लिए आगे तत्पर रहना चाहिए। छात्रों, यहाँ से शब्दार्थ से लेकर स्वाध्याय तक सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है और उनका अध्ययन करना है। कविता में आए कुछ कठिन शब्द: नवाना, झुकाना, शीश, सिर, जीवा, जीभ, रज, धूल, बलिदान, न्यौछावर, देह, शरीर, माथा, मस्तक, पद, चरण। कविता में आए लयात्मक शब्द। लयात्मक का अर्थ लय युक्त शब्द अथवा तुकांत युक्त शब्द। नवाऊं, लाऊं, चढ़ाऊं, दबाऊं, धोकर, तजकर, गाऊं, जाऊं। कृति पत्रिका। मातृभूमि की विशेषताएं। यहाँ पर मैंने 4 उत्तर दिए हैं। उसके अलावा आप अन्य उत्तर को भी लिख सकते हैं जो अन्य मातृभूमि की विशेषताएं दी गई है। उत्तर कुछ इस प्रकार है: श्री रामकृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए। दूसरा, समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। तीसरा, पावन भूमि। चौथा, पुण्य नाम। इसके अलावा अन्य विशेषताएं भी दी गई है कविता में, जिसे आप उत्तर में लिख सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर है समुद्र। प्रतिदिन सुनने योग्य नाम, मातृभूमि। तीसरा, कवि इसका त्याग करना चाहता है। उत्तर है भेदभाव। चौथा, इस नाम से कवि मातृभूमि को पुकारता है। उत्तर माई। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कविता में आए कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, जैसे कि शाम ने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, यह वाक्य पूर्ण हो चुका है, तो इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला है अर्ध विराम। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो तो उस वाक्य के खत्म ना किए जाए और वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। राम तो अच्छा लड़का है के बाद अर्ध विराम का उपयोग किया गया है, उसके बाद वाक्य को पूर्ण किया गया है। अगला प्रश्न चिन्ह।
प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जिस वाक्य में किसी प्रश्न को पूछे जाने का भाव हो वहाँ पर अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। दूसरा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। अगला, योजक चिन्ह, जिसे हम युग्म चिन्ह भी कहते हैं, जो प्रायः दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है। उदाहरण, कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। यहाँ पर कभी कभी के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, खेल में तो हार जीत लगी ही रहती है। हार जीत, यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक शब्दों के अंत में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह क्या सुहावना मौसम है। ओह, यह तो उसके साथ बुरा हुआ। यहाँ पर आश्चर्य, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का उपयोग होता है, जिसके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एकहरा तथा दोहरा, यह अवतरण चिन्ह के दो अलग अलग प्रकार हैं। एकहरा अवतरण किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। यहाँ पर महाभारत शब्द के लिए एकहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला, दोहरा अवतरण चिन्ह, किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो जो वाक्य कहा जाता है किसी अन्य के द्वारा, उसे दोहरा अवतरण चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसे आप अपने कॉपी में लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर आपको स्वाध्याय के रूप में 2 गृह कार्य दिए जा रहे हैं। पहला गृह कार्य है आपका कहानी लेखन। यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए, उसके आधार पर आपको कहानी बनाना है। उसका शीर्षक और सीख लिखना अनिवार्य है। मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं: राजा, लड़ाई में हार, गुफा में छिपना, मकड़ी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखना, बार बार प्रयास चढ़ने में सफल, उत्साहित होकर सैन्य जुटाना, जोरदार आक्रमण, विजयी होना, सीख। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मुद्दे दिए गए, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। सर्वप्रथम शीर्षक लिखना है, आपको कहानी लेखन करना है, और अंत में इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है उसे भी आपको लिखना है। ये आपका पहला स्वाध्याय है। गृह कार्य के रूप में आपको इसे पूर्ण करना है। स्वाध्याय 2, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर 2 अलग अलग विषय दिए गए हैं। पहला है धरती की आत्मकथा, दूसरा है मेरा प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। तो अपने पसंदीदा विषय पर निबंध लिख करके आपको इस गृह कार्य को पूर्ण करना है। तो छात्रों, इस कविता के माध्यम से जो भी आपको कुछ सिखाया गया है, कविता का सुरलय से उच्चारण करने से लेकर कविता को लिखने से लेकर और उसके बाकी के प्रश्नोत्तर को भी आप अध्ययन करके अपने कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ आप दिए गए गृह कार्य को भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।